बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंटू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम खेती किसानी से संबंधित विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं। उनसे जुड़े विषय विशेषज्ञ उन दोनों विषयों के बारे में विस्तार से जानकारी तो देते ही हैं, साथ ही आपके सवालों को भी हम कॉल, व्हाट्सएप और साथ ही ईमेल के माध्यम से शामिल करते हैं। आज के विषय क्या है जिन पर आज हम चर्चा लेंगे और साथ ही बात करेंगे, आपके सवालों की भी नजर डालते हैं आज के विषय पर। आज का हमारा पहला जो विषय है वो है रबी दलहनी फसलों की देखभाल और प्राकृतिक खेती। और इनसे जुड़े अगर कोई भी आपके सवाल हैं तो आप अपने सवाल हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर हम तक पहुंचा सकते हैं 1800-1130-60। दूसरा नंबर है 1800-1130-61 टोल फ्री नंबर, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके साथ ही आप अपने सवाल हम तक व्हाट्सएप के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप हमारा नोट कर लें 8800520717। व्हाट्सएप पर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और इसके अलावा हमारा ईमेल आईडी भी नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com, ये हमारा ईमेल आईडी है। तो अगर कोई भी आपके सवाल हैं तो आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तीनों तरीके हमने आपको बता दिए। और आज के विषय पर चर्चा के लिए और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रफुल्ल चंद भटनागर जी हैं। सर, स्वागत है आपका हेलो किसान में। नमस्कार। और आप अध्यक्ष एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र उदयपुर में। और हमारे साथ जो हमारा दूसरा विषय है यानी जो दलहनी फसलें हैं उन पर हम बात करेंगे कपिला शेखावत से, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में। डॉक्टर कपिला शेखावत, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। और आप वरिष्ठ वैज्ञानिक है सस्य विज्ञान संभाग IARI पूसा में। तो आज के दोनों विषयों के बारे में हमने दर्शकों को बता दिया है। प्राकृतिक खेती पर बात करेंगे हम डॉक्टर भटनागर से, और जो दलहनी फसलें हैं उनके बारे में कपिला जी से हम ना सिर्फ जानकारी लेंगे बल्कि आपके सवालों के जवाब भी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दोनों मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। और बात आज के विषय पर डॉक्टर कपिला, जैसे हम बात करें रबी दलहनी फसलों की देखभाल की, तो ये कितना महत्वपूर्ण होता है इस समय पर देखभाल करना? जी देखिए, रबी जो मौसम है, सर्दियों के मौसम में हम दो मुख्य जो दलहनी फसलें हैं, चना और मसूर, इसकी बारे में हम आज चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण फसलें हैं और ख़ास तौर पर फसल विविधीकरण की जहां हम बात करते हैं, जब जैसे कि हम जैसे पहले हम सिर्फ धान और गेहूं फसल चक्र के बारे में ज़्यादा बात करते थे, तो अब आजकल दलहनी फसलों के महत्व को हम सब जानते हैं। प्रोटीन, जो हमारी जो अधिकांश जनसंख्या है वो प्रोटीन के लिए किसी दालों पर ही निर्भर है। और मुख्य जो फसल है वो चना है और कुछ क्षेत्रों में मसूर भी की जाती है। कई फायदे हैं। इनका जो चारा है वो पशुओं के लिए बहुत पौष्टिक होता है। मृदा में ये यौगिकीकरण के द्वारा नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, तो आगे आने वाली फसल के लिए भी बहुत ही लाभकारी होते हैं। तो फसल चक्र में कहीं ना कहीं हमको जो दलहनी फसल है उसका समावेश जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। तो दलहनी फसलें काफ़ी बेहतर होती हैं, ना सिर्फ फसल चक्र के लिहाज से, यानी मिट्टी में जो नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसको भी बेहतर करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसे हम कहते हैं। और साथ ही साथ हमारे शारीरिक विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण, हमारे पोषण के लिए, क्योंकि प्रोटीन रिच होती हैं। और अक्सर जब हम बात करते हैं एक संपूर्ण आहार की, तो उसमें हम दालों को बहुत प्राथमिकता देते हैं। तो चलिए आज का जो पहला विषय है जिसमें डॉक्टर कपिला ने बताया कि आज हम मुख्य रूप से चना और मसूर पर बात करेंगे। तो दलहनी फसलों पर सबसे पहले रिपोर्ट देखते हैं। यह समय रबी दलहनी फसलों की देखभाल के लिए अहम है। मसूर की बात करें तो मसूर की बुआई के 45 दिनों बाद पहली हल्की सिंचाई करें। खेत में ज्यादा पानी जमा ना होने दें।
वैसे तो मसूर की फसल में ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, लेकिन ज्यादा पैदावार के लिए 1 से 2 सिंचाई देने से उत्पादकता में वृद्धि होती है। अगर बरसात हो जाती है तो सिंचाई की जरूरत नहीं होती। माहू कीट का प्रकोप होने पर डाइमेथोएट दवा का छिड़काव कर सकते हैं। वहीं रतुआ रोग के नियंत्रण के लिए घुलनशील गंधक या मैनकोजेब का छिड़काव कर सकते हैं। वहीं अगर चने की बात करें तो चने में उत्पादकता में कमी को रोकने के लिए फसलों को खरपतवार मुक्त रखना जरूरी है। बुआई के 30 दिनों बाद एक निराई गुड़ाई कर खरपतवारों को निकालना काफी फायदेमंद रहता है। इससे जड़ों की अच्छी बढ़वार और फसल से ज्यादा उपज मिल जाती है। चने में बुआई के 35 से 40 दिनों बाद शीर्ष कलिका की तोड़ाई से ज्यादा शाखाएं बनने से भी पैदावार ज्यादा मिलती है। वहीं इस समय मटर फसल की नियमित निगरानी करें। इस फसल में कवक जनित रोगों जैसे रतुआ और चूर्णिल आसिता की रोकथाम के लिए सल्फर युक्त कवकनाशी सेल्फिक्स को 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। यह छिड़काव 2 से 3 बार जरूरत के हिसाब से करें। वहीं रतुआ रोग की रोकथाम के लिए मैनकोजेब दवा की 2 किलो मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। उचित फसल चक्र अपनाएं और रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। तो ये थी दलहनी फसलों पर हमारी रिपोर्ट, जिसमें हमने बात की चना की, मसूर की, मटर की और कैसे इनका उचित रखरखाव करें। और क्योंकि अगर हम बात करें चने की बात करें तो 1 महीने की फसल हो चुकी है। अब इसके बाद इन फसलों में किस तरह की देखभाल की आवश्यकता होती है, पोषण प्रबंधन कैसे हो, वीड मैनेजमेंट किस तरीके से करें, कब कितनी सिंचाई देना उचित है, इस पर हम विस्तृत जानकारी आपको देंगे। अगर इनसे जुड़े कोई भी आपके सवाल है तो आप हमें ज़रूर कॉल करें, व्हाट्सएप करें या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। आज का हमारा दूसरा विषय यानी प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग जिसे हम कहते हैं, उस पर बात करते हैं। डॉक्टर भटनागर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? यस, हम जी सर, नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती आज के समय की मांग भी है और इससे सरकार भी काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है। और इसके साथ साथ हमारे किसान भी काफ़ी जागरूक हो रहे हैं कि अगर उन्हें अपनी मिट्टी की सेहत को बचाए रखना है, मानव स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी चिंता है। जिस तरह के अभी हम रसायनों का इस्तेमाल कर रहे हैं खेतों में, प्राकृतिक खेती किस तरह से आने वाले समय की ज़रूरत भी है और एक तरह से कहें कि ना सिर्फ पर्यावरण बल्कि हमारे लिए भी एक वरदान है। किसान भाइयों, जैसे कि नेचुरल फार्मिंग और प्राकृतिक खेती के बारे में जो बात अभी बताई गई, कीटनाशकों के और रासायनिक खादों के बेतरतीब प्रयोग हमारी जो भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति कम हो गई है और उससे जो उत्पादन पे असर हुआ है जी। और दूसरा जो जैविक उत्पाद है उनकी कमी है और उनका उपयोग करने से लागत भी बहुत आ रही है। तो जो हमारी प्राकृतिक खेती है वो कम लागत में धीरे धीरे हमारी जमीन उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं और उस उर्वरा शक्ति के बढ़ने के कारण हमारी जो फसल हो वो शुद्ध होगी और दूसरा का फायदा यह होगा कि मानव जो उसका उपयोग करेगा उसकी सेहत के लिए बहुत अच्छी थी। जी। तो इसके प्राकृतिक खेती के 5 स्तंभ हैं। पहला बीजामृत का प्रयोग, दूसरा जीवामृत और घन जीवामृत का प्रयोग, तीसरा उसमें आच्छादन मतलब उसको मल्चिंग हम कहते हैं, चौथा इसका वापसा और पांचवा जो है वो सफसल। तो इस तरह से ये 5 स्तंभ हैं और इन स्तंभों को अगर हम प्रयोग करें तो हम प्राकृतिक खेती को
अपनाकर। बिल्कुल सर, आपने 5 स्तंभों के बारे में बताया और इस पर हम आगे और विस्तार से आपसे जानेंगे। और बहुत सारे हमारे किसान हैं, कई बार ये सवाल करते हैं कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में फ़र्क क्या है, दोनों एक ही तो हैं। तो इस पर भी हम आपसे थोड़ा और विस्तार से जानकारी लेंगे सर, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं इससे जुड़ी रिपोर्ट। प्राकृतिक खेती को रसायन मुक्त खेती भी कहा जाता है। इस तरह की खेती में सिर्फ प्राकृतिक आदानों का उपयोग ही किया जाता है। प्राकृतिक खेती मिट्टी के साथ साथ हमारी सेहत के लिए भी जरूरी है। प्राकृतिक खेती में देसी गाय को मूल आधार माना जाता है। दरअसल देशी गाय के गोबर में 16 मुख्य पोषक तत्व होते हैं और ये सभी पौधों के विकास के लिए जरूरी होते हैं। साथ ही देशी गाय के गोबर और मूत्र की महक देशी केंचुओं को बढ़ाने में भी मददगार होती है। प्राकृतिक खेती करने के बहुत से फायदे हैं। इससे भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। प्राकृतिक खेती से न सिर्फ सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, बल्कि फसलों की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा प्राकृतिक खेती करने से भूमि की जल धारण क्षमता भी बढ़ती है। भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होता है, जिससे भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है। प्राकृतिक खेती करने से मिट्टी, खाद्य पदार्थ और जमीन में पानी के जरिए होने वाले प्रदूषण में भी कमी आती है। प्राकृतिक खेती के इतने सारे फायदों को देखते हुए सरकार भी किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। अधिक किसानों को शामिल करने और बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार ने देश भर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति यानी BPKP को बढ़ाकर प्राकृतिक खेती पर प्राकृतिक मिशन NMNF तैयार किया है। NMNF अगले 4 वर्षों में 15,000 क्लस्टर विकसित करके 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगा। तो प्राकृतिक खेती पर अभी आपने रिपोर्ट देखी, जिसमें हमने प्राकृतिक खेती से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई। लेकिन अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो ये मंच आपके लिए है। अगले 1 घंटे तक आपके सवालों को हम यहाँ पर शामिल करेंगे, चाहे आप हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें या फिर ईमेल। और आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर नंद स्वरूप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से। आइए उनका सवाल लेते हैं। नंद स्वरूप जी, स्वागत है हेलो किसान में, प्रश्न बताएं। नमस्कार सर, नंद स्वरूप जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही ठीक से, आप नेटवर्क क्षेत्र में आए, कुछ गड़बड़ है, आवाज़ नहीं हम तक ठीक से पहुंच पा रही है आपकी। मैं जाना है नंद स्वरूप जी, आपका सवाल हम नहीं समझ पा रहे हैं, स्पष्ट नहीं है आपका सवाल। मुझे लगता है दलहनी फसलों के बारे में कुछ जानना चाहते थे। कुछ रोकथाम के बारे में, रोकथाम रोगों से जुड़ा हुआ कुछ बात शायद कह रहे थे। इतनी जल्दी तो इसमें रोग नहीं आता। वैसे अभी जो समय पर बोई गई हमारी जितनी भी दलहनी फसलें हैं वो करीब 15, 20, 25 दिन की खेत में है। तो इस समय अगर हम बीज उपचारित करके अगर हम अपने उसमें खेत में बुआई करते हैं तो ज़्यादातर इतनी शुरुआत अवस्था में नहीं आती। कई बार जैसे उकटा रोग जहाँ देखा गया है दलहनी फसलों में, वहाँ पौधा एकदम सूख जाता है। तो और दूसरा कारण और पौधा सूखने का ये भी जल भराव भी हो सकता है। तो आप ये निश्चित करिए कि हम आगे से भी हमेशा भी बीज उपचारित करके आप खेत में लगाएं। दलहनी फसलें जितनी भी हैं वो क्योंकि प्रोटीन रिच होती हैं और शुरुआत में इनके जो पत्ते हैं वो कीड़ों को भी आकर्षित करते हैं, बीमारियों के लिए भी। तो आप बीज उपचारित करें, जल भराव खेत में ना होने दें। और अभी जैसे 15-20 दिन की फसल है तो पहली सिंचाई से पहले या पहली सिंचाई के बाद में भी अगर आप एक उसमें निराई गुड़ाई कर लेते हैं तो खरपतवारों के साथ साथ आपको खेत में वातन भी होता है। तो और अगर प्रभावित पौधे हैं, कोई अगर आपको बीमारी दिखाई दे रही है और खास तौर पर अगर कोई फफूंद जनित बीमारी है तो आप 2 से 2.5 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से अगर आप छिड़काव करेंगे तो सल्फर ये जो आपकी फफूंद जनित जितनी भी बीमारी है वो आपके खेत में नहीं लगेगी। विपिन एक दर्शक हैं, सागर से इन्होंने हमें कॉल किया है। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश सागर से फोन लाइन पर। विपिन जी, स्वागत है हेलो किसान में, बताएं अपना सवाल। जी नमस्ते मैम। नमस्कार। मेरा सवाल ये था मैम कि मसूर बोई हुई हमने जी, तो उसमें खरपतवार हो रहा है मैम, और विशेष तौर पर
सोयाबीन उग रहा है मैम, गेहूँ खरीफ में बोया था तो अब मसूर में भी उग रहा है, झाड़ है भी। ठीक है, सोयाबीन के खरपतवार मसूर में भी वैसे ही आ रही है। ये कहना चाह रहे हैं कि सोयाबीन इन्होंने खरीफ में लिया था जी। मसूर बोई है तो उसमें सोयाबीन हो रहा है खरपतवार। अच्छा, ठीक है जी, समझ गए। देखिए, जो मसूर की फसल है शुरुआती अवस्था में उसकी बढ़वार बहुत धीरे होती है और इसलिए इनमें खरपतवारों का प्रकोप बहुत रहता है। ज़्यादातर हम पेंडिमिथिलिन नाम का एक जो खरपतवार नाशक है वो प्री इमरजेंसी, यानी आपने बुआई के बाद में और वो जो आपकी फसल है उसके निकलने से पहले 24 से 48 घंटे के बीच में हम वो देना चाहिए। 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम देते हैं, वो श्रेष्ठ रहता है। अगर आप किसी कारण से वो नहीं दे पाए हैं तो खड़ी फसल में तो मसूर के लिए कोई ज़्यादा खरपतवार संस्तुतित नहीं है। तो आप अभी जो आप बता रहे हैं कि सोयाबीन जो थोड़ा बहुत निकल रहा है वो खरीफ की फसल आपने ली थी, लेकिन वो ज़्यादा बढ़वार करके क्रॉप को कॉम्पिटिशन तो नहीं देगा। लेकिन फिर भी अगर आप 20-25 दिन के आसपास एक निराई गुड़ाई कर देते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। खरपतवार भी नहीं होंगे, खेत में वातन भी बढ़ेगा और जल भराव क्षमता भी बढ़ेगी जी। एक हमारे पास यहाँ पर व्हाट्सएप सवाल आया है, मैं वो ले लेते हैं। हमारे दर्शक हैं अंकुर सहाय, जिन्होंने हमें ये सवाल भेजा है आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। ये कहते हैं कि रबी दलहनी फसलों की देखभाल किस प्रकार करें और मटर की पत्तियों में सफ़ेद चूर्ण फफूंदी रोग होने की मुख्य वजह क्या है, कैसे इस समस्या का उपचार करें। जी देखिए, मटर में आपने जो समस्या बताई वो एक फफूंद जनित बीमारी है। तो इसमें एक तो हम कहते हैं कि पौधे से पौधे की जितनी संस्तुतित आपकी दूरी है वो आप बनाकर रखें। जब ज़्यादा पौधे प्रति वर्ग मीटर ज़्यादा पौधे या क्राउडेड होते हैं और क्योंकि अब मौसम इस तरह का है कि थोड़ी ह्यूमिडिटी भी होती है और सूरज का प्रकाश इतना अच्छा नहीं होता, उस समय इन बीमारियों की सबसे ज़्यादा जो है वो होती है। तो आपने बताया कि सफ़ेद रंग का पाउडर के जैसा है, तो ये शायद एक फफूंद जनित बीमारी है। ज़्यादातर डाउनी मिल्ड्यू होती है, पौधे के पत्तों को नीचे हटाकर देखेंगे तो आप उसमें कॉटनी ग्रोथ दिखाई देती है। तो जैसे हम शुरू से ही बात कर रहे हैं तो बीज उपचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीज उपचार के बाद ये समस्याएं कम आती है, लेकिन फिर भी अगर खड़ी फसल में ये समस्याएं आए, फफूंद जनित कोई भी बीमारी हो, और अगर आप जैविक खेती ले रहे हैं, आप जैसे मटर की बात कर रहे हैं, तो मटर अगर आप दलहन के रूप में ले रहे हैं या पॉड के लिए ले रहे हैं तो श्रेष्ठ यही होता है कि आप सल्फर का प्रयोग करें, उससे फफूंद जनित बीमारियां नहीं होती। लेकिन अगर किसी रसायन पे जाना पड़े तो आप मैंकोजेब या डाइथेन M45 इनमें से आपको जो भी मिलता है उसका 2 ग्राम पाउडर प्रति हेक्टेयर की दर से या 200 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। और वातन अगर आप खेत में रखते हैं तो इन फफूंद जनित बीमारियों की समस्या कम होगी। जी, एक कॉलर है धनंजय कुमार, इन्होंने हमें फ़ोन किया है, ये सवाल ले लेते हैं। धनंजय जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताएं क्या प्रश्न है। धनंजय जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? धनंजय जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बताएं, सवाल बताएं। बताइए क्या आपका सवाल नहीं पहुंच। मटर पर आपका सवाल है, मटर पे कुछ जाना। बुआई के बाद धनंजय जी, एक बार फिर से अपना सवाल बताएं। हमको समझ नहीं है। तो उसका जो उपाय है वो बुआई के बाद करनी चाहिए। ज्यादा कि जो सवाल बता रहे कीड़े की दवा के बारे में जानना चाहते हैं, कब दे सही उचित समय क्या है? जी, कीड़ा अगर देखिए, हाँ कीट की जो समस्याएं हैं इतना जल्दी तो, क्योंकि अभी तो मटर शुरुआती ही अवस्था में ही है, तो 2 प्रकार के कीट होते हैं इसमें। एक तो फली भेदक होते हैं, वो तो हमको आखिरी के समय जब आपकी फली बन जाती है, मटर का दाना उसमें पड़ जाएगा, तो वो तो अभी अवस्था होगी नहीं आपकी। शुरुआती अवस्था में जो कीट हैं कई बार देखा गया है तो, और वो काटते हुए चलते हैं पौधे में, तो आप क्लोरोपाइरीफॉस नाम का एक पाउडर आता है और ख़ास ज़्यादातर ये बॉर्डर से शुरुआत करते हैं, तो उसमें आप पाउडर के रूप में आप पंक्ति से पंक्ति में अगर आप पौधों के ऊपर छिड़काव कर देते हैं, खास तौर पे बॉर्डर्स पे, तो वो कीड़े का आपको शुरुआती अवस्था में जो कीड़े हैं जो पौधे को नुकसान करते हैं उनसे आपको नियंत्रण मिलेगा। जी, एक व्हाट्सएप सवाल आया हमारे पास और ये दर्शक है हमारे विकास हिसार हरियाणा से, इन्होंने हमें व्हाट्सएप सवाल भेजा है और प्राकृतिक खेती से जुड़ा हुआ प्रश्न इनका है, बीजामृत जीवामृत खुद कैसे तैयार करें? डॉक्टर भटनागर। जो बीजामृत है उसको तैयार करने के लिए हम 20 लीटर पानी लेना है
5 लीटर गौमूत्र लेना है देशी गाय का, और 5 किलो गोबर लेना है। 50 ग्राम भुजा हुआ चूना और 50 ग्राम मिट्टी लेनी है जो किसी पेड़ के नीचे हो और जिसपे कोई कीटनाशक या रसायन का छिड़काव नहीं किया। इनको सबको मिला के आपको 2 दिन तक इनको 2-2 मिनट के लिए घड़ी की दिशा में एक डंडे से हिलाना है, और उसके बाद आपको उसको जो बीज है उससे इस गोल से इसको संस्कारित करना है। उसके बाद में इसको आपको छाया पाना है और फिर बुआई करनी है। दूसरा जो आपने जीवामृत के बारे में पूछा, उसमें हमको 200 लीटर का ड्रम लेना है। उसमें 180 लीटर पानी, 10 किलोग्राम गोबर, 10 लीटर गोमूत्र और 1 से 1.5 किलो बेसन, वो किसी भी दाल का हो, 1 से 1.5 किलो गुड़, और उसमें भी 50 ग्राम हमको किसी पेड़ की मिट्टी को लेना है। इनको इस ड्रम में डालना है। उसके बाद में इसको 4 से 5 दिन तक आप सुबह और शाम 2-2 मिनट के लिए घड़ी की दिशा किसी के हिसाब लंबे डंडे से, लकड़ी के डंडे से को हिलाना है और इसको छाया वाले स्थान पर, और उसके बाद उसको तप्पड़ से ढक देना है। गर्मी के दिनों में इसको 7 दिन के अंदर काम में लेना है, और सर्दी में इसको आप 10 दिन तक काम में। तो इसको आप सब सिंचाई बराबर सिंचाई में आप इसको पानी के साथ मिला दे सकते हैं। जी बिल्कुल। तो कैसे किस प्रकार से ये आप फसलों में दे सकते हैं ये भी अभी हमने जाना, और बीजामृत जीवामृत किस प्रकार से आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं। और प्राकृतिक खेती का मकसद भी यही होता है कि सब कुछ जो भी या इसमें चीज़ें हैं वो आपके घर, आपके खेत, आपके जो क्षेत्र है वहीं पर ही उपलब्ध हो। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मुकेश हैं फोन लाइन पर। आइए उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी नमस्ते जी। नमस्कार मुकेश जी, सवाल बताएं अपना। जी बहन, सवाल ये था कि 2 एकड़ में मैंने चना बो के रखे हैं और 2 एकड़ में मसूर है। ठीक है। और दोनों फसल सूख रही, 3 सप्ताह हो गए इसको पूरे होते। और बीज उपचार भी किया था, उसके बाद में भी वो पेड़ सूख रहे, छोटे छोटे जो है। 3 हफ्ते की फसल हो गई रही है और मसूर की पौध जो है सूख रही है। जी। तो मुकेश जी, इसमें 2-3 संभावनाएं हैं। पहला तो ये कि ये अगर आप देखिए कोई रोग ना हो, क्योंकि इस समय उकटा रोग या विल्ट जो है वो कई बार देखा जाता है। खड़ी खड़ी फसल आपको लगेगा जैसे पानी के बिना सूख गई हो। तो इसके मतलब इसका सीधा नियंत्रण तो नहीं है। हम कई बार कीट के कारण भी ये समस्या देखी गई है। तो आप जैसे डाइमेथोएट नाम का जैसे कीटनाशक है, उसकी 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव करेंगे तो और अभी आगे जो पौधे हैं वो प्रभावित नहीं होंगे। सूखने का कारण जल भराव भी हो सकता है, वो भी आप देखिए। और कई बार पोषक तत्व की कमी भी हो सकती है। ज़्यादातर ये देखा मतलब कि किसान भाई सोचते हैं कि दलहन फसल है तो कोई पोषक तत्व नहीं देना है। तो नाइट्रोजन की हमें कभी जो शुरुआत में हम स्टार्टर डोज देते हैं वो करीब आपको 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मसूर में भी देना होगा। और दूसरा जो हम बीज उपचार कहते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मसूर के लिए जो राइजोबियम का टीका है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो मसूर के नाम से ही वो टीका आता है। उससे आप बीजों को उपचारित करने के बाद में आप लगाएं तो शुरुआती अवस्था में पौधे कमज़ोर नहीं होंगे, बढ़वार अच्छी होगी। और जहाँ तक सूखने की समस्या है, वैसे बढ़वार तो उसकी शुरुआत में कम ही होती है मसूर की। करीब 1 महीने की फसल जब होगी जब ये बढ़वार ज़्यादा लेती है। लेकिन सूखने की समस्या के लिए आप कीटों का नियंत्रण करें। और अगर मृदा की जांच के आधार पर या अगर आपकी खड़ी फसल में कोई पोषक तत्व की कमी है, मान लीजिए नाइट्रोजन की कमी के कारण नीचे के पत्ते पीले होते हैं, तो आप खड़ी फसल में भी आप डीएपी का एक स्प्रे कर सकते हैं। आप करीब 1% का घोल बनाकर डीएपी का स्प्रे करें अगर पोषक तत्वों से संबंधित ये समस्या है। तो आपको देखना होगा कोई कीट से संबंधित समस्या है, कोई रोग लगा है, या पोषक तत्व या जल भराव तो ना हो। इन चारों में से जो समस्या हो उस प्रकार से आप सही ड्रेनेज या सही जल का निकास करके खड़ा ना रखें पानी, तो फिर बाकी आपकी जो फसल है वो बच जाएगी। अभी थोड़ा लेट हो गया तो हम इसमें रीसोइंग तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन पानी के साथ में कुछ पौधों को आप ट्रांसप्लांटिंग भी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से गैप फिलिंग जो है या उसको नियंत्रित किया जा सकता है। जी, एक हमारे पास व्हाट्सएप सवाल आया है और ये प्राकृतिक खेती से जुड़ा सवाल है। हमारे दर्शक हैं प्राण सिंह, जिन्होंने मध्य प्रदेश के रायसेन से हमें सवाल भेजा। ये कहते हैं कि प्राकृतिक खेती अगर ये करना चाहते हैं और 7 एकड़ इनके पास ज़मीन है तो इसकी तैयारी किस प्रकार करें, और प्राकृतिक खेती में उन्हें किस किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता होगी। डॉक्टर भटनागर। प्राकृतिक खेती 7 एकड़ जमीन में अगर करना चाहते हैं जी, तो 30 एकड़ जमीन के लिए केवल 1 देशी गाय की जरूरत होती है। और 1 दिन के गोबर से 1 दिन का जो गोबर है उससे हम 1 एकड़ जमीन का जीवामृत और गन जीवामृत बना सकते हैं। तो इस तरह से आप 7 एकड़ में करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बीजामृत तैयार करना होगा और अपने खेत को तैयार करके उसमें बीज को संस्कारित करके बीज को लगाना। दूसरा जो काम है वो या तो जीवामृत या घर जीवामृत आपको बनाना होगा। दोनों काम आप कर सकते हैं। घन जीवामृत के लिए आपको 100 किलोग्राम गोबर और मूत्र है वो आवश्यकता अनुसार जितना चाहिए वो लेना होगा। ये सब जो गोबर और गोमूत्र हम ले रहे हैं वो देशी गाय का इसलिए लेते हैं कि उसके 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ के मन हो। तो जो विदेशी नस्लों की गाय में नहीं होता। तो इस तरह से हम घन जीवामृत को बनाने के लिए उसमें 1 किलोग्राम बेसन और 1 किलोग्राम गुड़ और इसको सबको इकट्ठा करके जितना हमको गोमूत्र लगता है उसकी एक ढेरी बना देंगे। उस ढेरी को 2-3 दिन सूखने देंगे और उसके बाद को लकड़ी के डंडे से कर
बारीक छान और उसको हम अपने कट्टे में और जब भी हम फसल में हमें खड़ी फसल में भी इसका उपयोग किया जाता है जी, और पहले भी उसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है सर। जीवामृत में उसका जो प्रयोग है सिंचाई के साथ एक सर हमारे पास कॉलर हैं राजन हैं जिन्होंने सीहोर से हमें कॉल किया है। आइए हम राजन जी से बात करते हैं। राजन जी स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या प्रश्न है। जी मैडम जी, कि गेहूं की फसल में फफूंद कौन सी फसल में? गेहूं की फसल में फफूंद की समस्या आ रही है मैम, ये बता। हाँ, इतनी शुरुआती अवस्था में देख लीजिए आप इतनी करीब आप सल्फर का एक बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। आपका जैविक उपचार भी होगा इसमें, और अगर आप श्योर हैं कि ये फफूंद जनित कोई बीमारी है तो आप करीब 2 से 2.5 किलोग्राम सल्फर का जो आप पाउडर लेके उसका घोल बनाकर भी आप जैसे कि मैम आप करिए कि इतनी जल्दी फफूंद जैसी समस्या नहीं आती, तो बेहतर है कि किसी विशेषज्ञ को किसी विशेषज्ञ को दिखा दें तो ज्यादा अच्छा होगा। और रस्ट की जो समस्या है, तीनों ही प्रकार के रस्ट हमको लेटर स्टेज में ही आते हैं, तो आप एक बार वो क्या समस्या है, कहीं जल भराव है या कुछ पौधे किसी और कारण से सूख रहे हैं, या आप किसी विशेषज्ञ से एक बार आप परामर्श ले लें या किसी को फोटोग्राफ दिखा दें। मान लीजिए आजकल तो बहुत सारे मोबाइल ऐप्स हैं, आप किसी के साथ में जुड़े होंगे, संपर्क में होंगे केवीकेज या एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन में, तो आप फोटो भेज के एग्जैक्टली आप पता कर लीजिए, उसके आधार पे आप उसका समस्या का निवारण कीजिए। जी, ठीक है। इसी के साथ ही हेलो किसान में यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहे हेलो किसान। बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान, और एक और सवाल हमारे पास आया है, आइए सवाल ले लेते हैं। व्हाट्सएप सवाल है ये, और ये हमारे दर्शक जो हैं ये जैविक खेती करना चाहते हैं और इसमें जानना चाहते हैं कि फंजीसाइड, ट्राइकोडर्मा और इन दोनों के साथ को मिलाकर क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, ये जो प्राकृतिक खेती जो है उसमें भी आप फफूंदनाशक बना सकते हैं। इसमें आपको 200 लीटर पानी लेना होगा और 5 से 7 दिन पुरानी 5 लीटर खट्टी छाछ देनी। सर इन्होंने एक और लिखा है माइक्रोराइजा कुछ, माइक्रोराइजा। हाँ हाँ हाँ, माइक्रोराइजा। हाँ, तो ये आप ट्राइकोडर्मा के साथ यूज कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और आप फफूंदनाशक के में ये खट्टी छाछ और पानी को मिला के आप इसको काम में ले सकते हैं। ठीक है सर। विष्णु राजपूत एक दर्शक हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश से कॉल किया है, उनका सवाल ले लेते हैं। विष्णु जी स्वागत है आपका हेलो के सामने, बताइए क्या सवाल है। जी नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मैंने जो मटर खेती की लगभग 30-35 हो गए, तो मैंने सिंचाई की, के बाद फिर बारिश हो गई, तो वो थोड़ा बारिश की वजह से नीचे का पौधा है तो बिल्कुल पीला पड़ गया, वो सूखने लगा। ठीक है, मटर की आपने फसल ली? जी।
हाँ जी, देखिए 30 से 35 दिन पे एक सिंचाई संस्तुतित है मटर में, लेकिन इसीलिए हम कहते हैं कि थोड़ा सा सतर्क रहें, मतलब जागरूक रहें। और जो हम वेदर फोरकास्टिंग के माध्यम से जो मौसम का पूर्वानुमान है उसके आधार पे ही आप अपनी जो सस्य क्रियाएं हैं, जो कृषि क्रियाएं हैं, उनको आप प्लान करिए। तो अब एक बारिश आ गई, आप बता रहे हैं कि तो इसमें थोड़ा सा जल भराव की समस्या हो सकती है। तो एक तो आप अपने खेत में जब खेत की तैयारी करते हैं उसी वक्त से ही सब लोग संसूचित करते हैं कि इसमें एक ढलान होना चाहिए, और 1% स्लोप हम एडवाइस करते हैं। तो उसमें एक नेचुरल तरीके से जो आपका जल निकास है वो होता रहता है। जहाँ जो लोग कुछ ऐसे क्षेत्रफल है या कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ लगातार बारिश होती है या लगातार मान लीजिए जल भराव की समस्या है, वहाँ हम जो रिज एंड फरो है उस तरह का हम प्लांटिंग करते हैं और मेड़ों पर हम बुआई करते हैं ताकि जल भराव की समस्या ना रहे। दलहनी फसलें जल भराव के लिए बहुत ही सहनशील होती हैं, मतलब संवेदनशील होती है, सॉरी सेंसिटिव होती हैं। तो आपको जल निकास की व्यवस्था करनी होगी। और अभी क्योंकि अब आगे आप किस क्षेत्र से आप बोल रहे थे, अभी शायद और 10-15 दिन बारिश का फोरकास्ट नहीं है, तो आप एक थोड़ा सा जब खेत अवस्था में आ जाए तो आप एक निराई गुड़ाई कर सकते हैं। और आगे अगर मान लीजिए आप फसल अवशेष आपके खेत में जो भी हैं वो अगर बचे हुए हैं और वो अगर आप फसलों के बीच में या आप पंक्ति से पंक्ति के बीच में अगर फैला देते हैं तो वो भी एक मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके आपको जो जल भराव की अवस्था है उससे आपको थोड़ा सा निवारण मिल सकता है। तो ढलान का ध्यान रखें, लगातार जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ मेड़ों पर बुआई करें और आच्छादन या फसल अवशेष का प्रयोग करें खेतों में। जी, अब मैम एक और सवाल है और ये भी दलहन से ही जुड़ा हुआ सवाल है। इन्होंने नाम तो नहीं लिखा है लेकिन कहते हैं कि मसूर की फसल में सरसों खरपतवार के रूप में उगाया है, तो क्या करें? सरसों बहुत ज़्यादा मतलब हो सकता है आखिर पिछले साल का जो आपका सरसों बचा हो, कई बार सीड्स भी जो हैं, तो एक तो आप जब भी बीज आप लेते हैं तो किसी विश्वसनीय स्रोत से लें। ज़्यादातर हम अपने पुराने सालों के बचे हुए बीज को ही प्रयोग में लेते रहते हैं, तो उसमें भी एक जो सीड एडल्ट्रेशन या मिक्सचर का जो चांस है वो रहता है। तो स्रोत अच्छे स्रोत से आप बीज लें। बुआई के समय भी देखें ज़्यादा मिक्सचर ना हो। और जब हम फसलों की जब हम कटाई करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने पिछले साल जहाँ सरसों लिया होगा तो वहाँ पे जब आपने मढ़ाई की तो वहीं खेत में ही कर दी होगी, तो ये संसूचित किया जाता है कि फसलों को काटकर आप खेतों से हटा दें, क्योंकि जहाँ मढ़ाई करते हैं कुछ ना कुछ बीज वहाँ बच ही जाते हैं। तो इसको खरपतवार के लिए, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा खरपतवार नहीं है और आपके कितने पौधे होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, तो उनको आप हाथ से ही उखाड़ने का कोशिश करें। और सरसों अगर अभी छोटी अवस्था में होगी तो सरसों के साग के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो और ये जो आपका मसूर का जो पौधा है उससे बहुत ही भिन्न होता है, तो आपको पहचानने में कोई समस्या नहीं होगी। जहाँ जहाँ आप देखिए उसको हाथ से उखाड़कर आप खेत से अलग कर सकते हैं। राकेश कुमार एक दर्शक हैं जिन्होंने सिरसा से हमें कॉल किया है। राकेश जी, स्वागत है हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। नमस्कार। मेरा सवाल चने की कौन सी वैरायटी लगाएं? चने की अभी तो चने की फसल लेट हो गए हैं। मटर के लिए भी आप कर सकते हैं। आप अपने क्षेत्र के आसपास देखिए, जहां आपको देखना होगा कि आपको पॉड के पर्पस से, मतलब सब्जी या उसके पर्पस से लेना है या दलहनी फसल के पर्पस से लेना है। दोनों के लिए अलग अलग जो किस्में हैं वो संस्तुतित है। आपके क्षेत्र के लिए जो श्रेष्ठ है आप वो लगा सकते हैं। लेकिन अभी कितने समय की मटर हो गई है? समय पर बोई गई तो हम जैसे बात करते हैं कि 15 नवंबर के आसपास इसकी बुआई हो जानी चाहिए। आप थोड़ा लेट हैं। जो आपके लिए जो पछेती किस्में हैं उनकी आप जो संस्तुतित हैं वो आपको ये किस्म लेके और उसमें थोड़े से आपको सस्य क्रियाओं का ज्यादा ध्यान रखना होगा। आपको बीज दर ज्यादा रखनी होगी, पोषक तत्वों का विशेष प्रबंधन करना होगा। तो कोशिश करें कि समय पर ही बुआई करें और अच्छी किस्म का चुनाव करें। जी जी। अब बात करते हैं डॉक्टर भटनागर से। सर, अगर हम प्राकृतिक खेती की बात करें तो जिसमें आपने 5 घटकों के बारे में जिक्र किया था और उसमें आपने बताया कि जीवामृत, घनामृत किस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ और कौन सी बातें हैं जिसका प्राकृतिक खेती में ध्यान रखना चाहिए सर? देखिए, प्राकृतिक खेती का जो मुख्य काम है वो भूमि में जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाना है। जी। जैसे जैसे जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी तो उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। मतलब ये हुआ कि उसका ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो बढ़ेगा। जब ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है तो जो हमारा मित्र कीट है केचुआ, उसकी संख्या भी उसमें बढ़ती जाती है। केचुआ जो है वो दिन रात आपके लिए काम करता है। तो इसमें एक मल्चिंग आच्छादन जो मैंने एक बात की थी वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या करता है कि
जो वायुमंडल में जो मॉइस्चर है, जो नमी है, उसको खींच के और जमीन में लाता है। दूसरा, जो जमीन में जो नमी है उसको उड़ने नहीं देता है। और जो केचुआ है वो दिन रात काम कर सकता है। अगर दिन के समय हम जो हमारी फसल है तो फसल अवशेषों से या पत्तों से ढक देते हैं, तो केचुआ उसके नीचे आके आराम से काम कर सकता है। तो ये जब दिन रात काम करेगा तो ये जमीन में 10 फीट तक नीचे जाता है और सीधा खड्डा करता है और वापस दूसरे खड्डे से बाहर आता है। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करता है। पानी को, जो जमीन के नीचे पानी है उसको इकट्ठा करने का काम भी ये करता है। दूसरा, जब ये जाता है अंदर तो इसके वर्मी वाष्प जो होता है इसके कारण से वो जो छेद है उसके अंदर ऑक्सीजन जाने की जगह बनती है और जो ऑक्सीजन है वो पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। और हमारे पास एक और यहाँ पर सवाल आया हुआ है, कॉलर है, पहले हम कॉलर से बात कर लेते हैं। दयाराम मीणा जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। दयाराम जी बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो जी सर, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बताएं, सवाल बताइए। वो हमारी चने की 35 से 40 दिन की फसल है मैडम जी। ठीक है। और वो क्या ना पीली पड़ रही है कई कई टापे टापे में। चने की फसल आपकी पीली पड़ रही है? जी मैडम जी। जी 3-4 कारण हो सकते हैं इसमें। जैसे हम शुरू से ही बात करें, पोषक तत्वों का आपको देखना होगा। मृदा की जांच के आधार पर आप पोषक तत्वों की उपलब्धता पौधों को कराइए। नाइट्रोजन की भी थोड़ी मात्रा, स्टार्टर डोज जिसको हम कहते हैं, वो चाहिए। फास्फोरस एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। आप कह रहे हैं 25 से 30 दिन की फसल है। इस समय अगर आपके यहाँ पे मतलब एक पानी की आवश्यकता होती है, वो आप दे सकते हैं 30-35 के दिन पे, और आप एक बार एक वातन या मतलब निराई गुड़ाई इसमें कर दें फसल में। और अगर आपको लग रहा है कि किसी पोषक तत्व की कमी की वजह से है या कोई कीट या बीमारी है, तो कीटों के लिए भी जैसे इस अवस्था में ज़्यादा नहीं लगते। जैसे वो जो आपका बोरर है वो तो फली लगने के बाद में ही लगेगा। और फफूंद जनित बीमारी विल्ट हम कई बार देखते हैं चना में, तो उसके लिए हम कोई एक फफूंद जनित फफूंद नाशक आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंकोजेब या डाइथेन M45 की आप करीब 200 ग्राम मात्रा 200-250 लीटर पानी में घोल बनाकर आप 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। जल भराव ना होने दें, हम शुरुआत से ये कर रहे हैं। और बाकी और सभी सस्य क्रियाओं का ध्यान रखेंगे। अच्छी किस्म है, पौधे से पौधे की दूरी बना के रखिए, तो उससे आपको हो सकता है आगे ही आपकी फसल जो है रिकवर हो जाए। जी जी मैम, एक और सवाल आया है, व्हाट्सएप सवाल है, और दिनेश वर्मा अम्बेडकर नगर जलालपुर से इन्होंने ये सवाल भेजा है। और इनका कहना है कि इन्होंने अपने खेत में 1 एकड़ में मटर की फसल लगाई है, लेकिन अभी उसमें फूल नहीं आ रहे, यानी उस तरह की बढ़ार इन्हें देखने को नहीं मिल पा रही है, वैसा विकास नहीं हो रहा है, और साथ ही उसमें कल्ले कम निकल रहे हैं। कृपया इसकी वजह बताएं और समाधान। कल्ले तो खैर मटर की फसल में नहीं लगते, मतलब ये एक वो बेल टाइप से जिसका इसका जो रहता है ये, हाँ ये हो सकता है कि शुरुआत में इसकी बढ़वार कम हो। तो एक तो आप जो सभी सस्य क्रियाएं हैं, हम शुरुआत से ही बात करते हैं कि बीज कहाँ से लें। उसके अलावा फिर आप बीज उपचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी दलहनी फसलों के लिए आपका बीज उपचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किस उसमें जो बायो फर्टिलाइज़र का टीका लगाते हैं वो बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम फफूंदनाशक और कीटों के लिए भी बीज उपचार करते हैं। कई बार किसान भाई उसका सीक्वेंस ठीक से समझ नहीं पाते, तो उसका सीक्वेंस आप याद रखिए, FIR हम बोलते हैं। तो सबसे पहले फफूंदनाशक से बीज को उपचारित कर रहे हैं, फिर आपको कीटनाशक से, और उसके बाद आपको किसी भी बायो फर्टिलाइज़र से, दलहनी फसलों में जो हम बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उससे आपको आपके बीजों को उपचारित करना है। उसके अलावा जैसे सर ने भी बताया, उसके बाद आप उसको ठंडी छाया में सुखाकर फिर आप अपने खेतों में उसकी बुआई करें। मृदा की जांच के आधार पर पोषक तत्वों की आप जो है वो मात्रा तय करें।
ज़्यादातर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पर ही हम केंद्रित रहते हैं और दलहनी फसलों के लिए किसान भाई ज़्यादातर कोई भी पोषक तत्व प्रयोग नहीं करते। तो नाइट्रोजन की शुरुआती अवस्था में 20 किलोग्राम मात्रा चाहिए। फास्फोरस बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है, उसकी करीब 50 से 60 किलोग्राम मात्रा हमको मटर की फसल में चाहिए और उतनी ही मात्रा करीब हमको पोटेशियम की भी चाहिए। इंटेंसिव क्रॉपिंग में जहाँ पर आजकल हम 2 से 3 फसलें प्रति वर्ष लेते हैं, जहाँ आप मटर ले रहे हैं तो आपने पहले खरीफ की फसल भी ली होगी और उसके बाद हम एक समर या ग्रीष्मकालीन फसल भी लेते हैं। उन क्षेत्रों में पोषक तत्वों की, खास तौर पर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी बहुत देखी गई है। तीनों में से एक फसल में सल्फर का भी आप प्रयोग करें तो पोषक तत्वों की कमी ना रहने दें। अच्छे बीज का और अच्छी किस्म का चुनाव करें और सभी सस्य क्रियाएं आप समय से करें। अभी जैसे सर्दी आ गई तो आपकी ग्रोथ कम होगी, इस समय तक आपकी अच्छी बढ़वार हो जानी चाहिए थी और इस समय आपकी फूल आने की शुरुआत हो जानी चाहिए थी। तो इन सभी बातों का ध्यान आप रखें तो भी आपको एक अच्छी फसल सुनिश्चित कर सकते हैं। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ आए, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, चलिए शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आनंद जी हैं हमारे साथ। आनंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? शायद। हेलो हेलो जी जी आनंद जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मैडम मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। हाँ जी ठीक है, बताइए। और मैडम क्या है ना, इसमें बीच में हमारे यहाँ पूरा खदान एरिया है, उसका डंपिंग जो मिट्टी आता है उससे मैडम मैं मटर बिल्कुल नहीं जगा पा रहा हूँ मैडम। ठीक है। बाकी कुछ फसल अगर मैं जगा रहा हूँ तो क्या है ना, एक साल होता है, दूसरे साल बिल्कुल नहीं हो पा रहा है वो। ठीक है। मिट्टी कौन सी है आपकी? खदान से कुछ बता रहे हैं? बताइए, खदान से कुछ मिट्टी आ जाती है। खदान से जो डंपिंग मिट्टी, मैडम खदान जब खोदने से पहले मिट्टी निकालते हैं वही मिट्टी पे अपन फसल लगाते हैं। जी जी वो एक्चुअली उसके लिए फिर आपको देखिए समेकित एक पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली को आपको अपनाना होगा। इसमें आप शुरुआत में जो है अपनी खेत को ही आपको इस तरह से तैयार करना होगा जिसमें आप शुरुआत में, जैसे सर ने भी बताया, आप किसी भी जैविक स्रोत का प्रयोग करें। तो जिसके कारण क्या होता है, 1-2 साल आपको लगता है लेकिन उसके बाद में मृदा की उर्वरा शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। तो आपको शुरुआत में करीब आप जैसे आप इस बार जब फसल लें तो 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर की दर से जो सड़ी हुई गोबर की खाद है उसका आप प्रयोग करें। और जो भी फसल आप लेते हैं उनमें से कम 1 दलहनी फसल को आप जरूर प्रयोग करें। आप कह रहे हैं कि मटर आप नहीं ले पा रहे हैं तो खरीफ या समर के टाइम में आप मूंग या उड़द की फसल आप ले सकते हैं। तो वो कम अवधि की फसल भी होती है, अच्छी किस्में हैं आजकल 65 दिन से 60-65 दिन 70 दिन में पक्का तैयार हो जाती है। उससे आपकी धीरे धीरे खेत में जो है आपकी उर्वरा शक्ति का जो है वो निर्माण होगा। बारिश के मौसम से पहले आप एक हरी खाद की फसल आप ले सकते हैं जिसके अंदर हम ढेंचा संस्तुतित करते हैं आपके क्षेत्रफल के लिए, आपके एरियाज के लिए। तो ढेंचे की फसल आप लेके हरी खाद के प्रयोग में अगर आप करते हैं तो धीरे धीरे आपकी इस प्रकार से आपको मृदा की जो उर्वरा शक्ति है उसमें बढ़ोतरी होगी। और इसी के साथ ही यहाँ पर हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, कहीं मत जाइएगा। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान और एक कॉलर हमारे साथ है फोन लाइन पर। आइए बात करते हैं। अनीता है हमारे साथ जिन्होंने हमें कॉल किया है। अनीता जी बताइए क्या प्रश्न है? हेलो जी अनीता जी बताइए सवाल क्या है? जी 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 हम सुन पा रहे हैं अनीता जी, आपको अपना सवाल बताएं। मटर आपकी पीली पड़ रही है, ये सवाल है आपका? मैं आप समझ पा रही? दवा
दवा क्या लगाएं? अच्छा, क्या दवा डालें उसमें? मटर पीनी पड़ रही, क्या करें? जी, आप एकदम से ही दवा पर ना आए अनीता जी। आप पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि समस्या क्या है। तो पीलेपन के कई कारण हो सकते हैं। हम शुरुआत से ही बोल रहे हैं कि जल भराव हो सकता है, जल की कमी हो सकती है, नमी की कमी हो सकती है, हो सकता है आपने सूखे में बुआई कर दी हो, शुरुआती अवस्था में कोई आसपास में छोटा मोटा कोई मतलब इस तरह का कीट भी हो सकता है। तो आप पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि पीलापन किस वजह से है। अगर वो कोई कीट की वजह से है तो हम इसमें कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर कोई फफूंद जनित कोई अगर बीमारी है तो उसके लिए भी। लेकिन आपको पहले ये समझना होगा कि पीलापन किस वजह से हो सकता है। पोषक तत्व की कमी की वजह से भी हो। तो हम जैसे शुरुआत से बता रहे हैं कि आप बीज उपचार पे ज़रूर ध्यान दें। और बीज उपचार तीनों ही उद्देश्यों के लिए होता है, कीट से बचाने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए और अधिक उपज के लिए। इन बीज उपचार करके आप लगाएं। फसल अगर सूख रही है तो उसमें देखिए नमी की कमी ना हो, हल्की सिंचाई कर दें, एक निराई गुड़ाई करिए ताकि वातन हो सके। और अगर खड़ी फसल में आप अगर स्प्रे कर सकते हैं तो आप 1% DAP के घोल का स्प्रे करें, तो उससे भी जो शुरुआती पीलापन है या फसल की कमजोरी है वो दूर हो जाती है। जी, और आइए बात करते हैं डॉक्टर भटनागर से प्राकृतिक खेती पर। सर, और कोई मुख्य बातें जो प्राकृतिक खेती से जुड़ी आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, ये एक संशय की बात है कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती एक ही है। जी जी, ये दोनों अलग अलग है। और जैविक खेती में जो लागत है वो ज्यादा आती है, जबकि प्राकृतिक खेती में आपको 1000 रुपया प्रति एकड़ इसकी लागत आती है। ठीक है सर। जबकि दूसरे अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशक यूज करते हैं तो इसकी लागत आएगी वो 12,000 से 14,000 रुपये प्रति एकड़ आएगी। एक तो ये अंतर है। दूसरा, जो केमिकल फर्टिलाइजर आप यूज करते हैं, जिनमें कीटनाशक यूज करते हैं, उन जीवाणु जो है 1 ग्राम गोबर में 30 से 35 लाख होते हैं। जबकि जो आप 1 साल अगर आप प्राकृतिक खेती के उत्पाद है उनको अगर आप काम में लेते हैं तो 1 ग्राम गोबर में 161 करोड़ के आए हैं। जी सर, एक कॉलर, एक हमारे दर्शक हैं विजय कुमार, जिन्होंने व्हाट्सएप सवाल भेजा है और ये जानना चाहते हैं कि कीटों का कितना प्रभाव होता है प्राकृतिक खेती में? देखिए, कीटों का प्रभाव शुरुआत में हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन उसके लिए प्राकृतिक कीट रोधक संशोधित किए गए हैं, जैसे निमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, 10 अग्नि अस्त्र है। ये जितने भी हैं ये प्राकृतिक ही उत्पादों से बने। और जब आपकी जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी तो आपका पौधा स्वस्थ होगा, और जब स्वस्थ पौधा होगा तो उसमें प्रकोप भी कम होगा। जी 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 जी, बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आज के विषय पर यानी प्राकृतिक खेती पर इतनी विस्तृत जानकारी थी। हमारे दर्शकों के व्हाट्सएप सवाल और कॉल्स का भी जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आलोक हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार आलोक जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, आलोक जी बोल रहे हैं। हाँ जी बिहार से। जी बताइए, सवाल बताएं। गेहूं का पौधा है, उसमें कीड़ा काट रहा है, क्या करें? शुरुआती अवस्था में कीड़ा, आप एक काम करिए, क्लोरोपाइरीफॉस या क्विनोलफॉस नाम का जो पाउडर आता है उसकी 20 से 25 किलोग्राम मात्रा आप जो है, छोटे छोटे पौधे होंगे आपके, उस पर आप भुरक दीजिए तो उस कीड़े से आपको छुट्टी मिल जाएगी। अगर कोई चूसक कीट अगर आप दिखाई दे रहा है आपको, तो आप इमिडाक्लोप्रिड नाम का एक कीटनाशक उपयोग कर सकते हैं। उसकी करीब आपको 1 मिलीलीटर मात्रा 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना होगा। और इन दोनों में से आप जिसका भी प्रयोग करें, आप देख लीजिए कौन सा कीट है। जी जी बिल्कुल। और मैम देख लेती हूँ कुछ और हमारे पास अगर व्हाट्सएप सवाल आए हैं। जो सिंचाई के बारे में बात नहीं हुई। हाँ, सिंचाई के बारे में बात नहीं। जी तो वैसे तो अब इन रबी दलहनी फसलों में सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, लेकिन और कई बार जैसे महावट या सर्दियों में भी एक बारिश आ जाती है, तो जो 2 अवस्थाएं हैं वो जल के लिए या जो नमी की कमी के लिए बहुत ही संवेदनशील है। उसमें पहला है कि जब आपकी फूल मतलब कलियां बनने लगती हैं, फूल आने लगते हैं,
उस अवस्था में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो दाना भरता है उस समय नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। किसान भाई जब फूल खिलते हैं जब पानी बिल्कुल ना दे, क्योंकि उससे फ्लावर ड्रॉप या फूल गिरने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और कलिका तोड़ाई के बारे में आपने रिपोर्ट में भी बताया था कि जो कुछ जो हमारे ग्रोइंग पॉइंट्स हैं उनको तोड़ देने से लेटरल ग्रोथ बहुत बढ़ती है, जिससे कि आपके नंबर ऑफ पॉड्स या जो फलियां हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो इन दो सस्य क्रियाओं का जरूर ध्यान रखें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कपिला जी आपका भी, आप स्टूडियो में आई और इतने सारे सवालों के जवाब दिए और विस्तृत जानकारी दी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले अंक का हमारा विषय क्या होगा आइए डालते हैं उस पर नजर। अगले अंक का हमारा विषय है सेब के बागों का रखरखाव, मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण। ये दो विषय रहेंगे। अगर इन दोनों ही विषय से जुड़े कोई भी आपके सवाल है तो आप हमें पहले से अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। आप हमें सवाल ईमेल कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com। आप चाहें तो हमारे कॉल सेंटर नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर इस कार्यक्रम के बाद भी आपके लिए उपलब्ध है 1800-113-060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच में कॉल करें और अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम यानी हेलो किसान हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। डीडी किसान के YouTube चैनल से जुड़ने के लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाएं डीडी किसान के YouTube चैनल से भी, जहां पर हेलो किसान के अलावा डीडी किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी आप देख सकते हैं। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती और रबी दलहनी फसलों से जुड़ी जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं ज़रूर से आप किसानों को लाभ होगा। यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, अगले अंक में नए विषय के साथ और नए मेहमानों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।